अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए खंड दा के अंतर्गत चौथे का का पार्ट देखते हैं, है ना। तो चौथे के का पार्ट में दिया गया हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है जो कि -13.6 बटे में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन के लिए आपको ऊर्जा स्तर आरेख खींचना है, बामर और पाश्चन श्रेणी की रेखाओं हेतु आपको संक्रमण दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे देखिए चौथे का पार्ट है। आपको यह दिया गया है हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा के लिए, है ना। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा दी गई है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को हम लोग En से लिखते हैं, वो -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। ठीक है, प्रश्न में कहा गया हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचना है, बामर और पाश्चन श्रेणी की रेखाओं को दिखाना है। सबसे पहले आपको थ्योरी में क्या लिखना है इसमें, देखिए जितने भी पदार्थ होते हैं, ठीक, लगभग सभी पदार्थ में जो सभी परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, निचले ऊर्जा स्तर में उपस्थित होते हैं। लेकिन जब परमाणु को कहीं बाहर से एनर्जी मिल जाती है तो बाहर से एनर्जी पाने के बाद 10 की घात -8 सेकेंड, ठीक है, वो क्या करते हैं, एनर्जी पाने के बाद अपने से उच्च कक्षा में 10 की घात -8 सेकेंड तक रहते हैं, उसके बाद चले आते हैं वापस। और जब वो वापस आते हैं तो वापस लौटते समय प्रकाश वैद्युत उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, तभी जो है आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो यहां पर आप लोगों के समक्ष हम पहले क्या करते हैं, ऊर्जा स्तर बना देते हैं। ठीक, इससे लाइमर, बामर, पाषाण, ब्रैकेट, फुंड सबकी जो है हम आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है रेखाओं को भी प्रदर्शित करेंगे। तो ऊर्जा स्तर देखिए ऐसे बनाया जाता है, यहाँ पर थोड़ा गैपिंग ज्यादा होती है, फिर गैपिंग धीरे धीरे कम होती जाती है अनंत तक, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से ऊर्जा स्तर खींचे जाते हैं। n बराबर 1, इसको निम्नतम ऊर्जा स्तर बोलते हैं, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, इसी तरीके से। तो जब कोई परमाणु जो होता है क्या होता है भाई, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। ठीक, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, देखिए ये n बराबर 1 जो होता है इसको निम्नतम ऊर्जा स्तर बोलते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर 2 भी हो जाएगा, तो 2 से अगर पहले में आ गया, या 3 से पहले में आ गया, या 4 से पहले में आ गया, या 5 से पहले में आ गया, 6 से पहले में आ गया, 7 से पहले में आ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइमन श्रेणी। क्या कहते हैं भाई, लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक, अच्छा, कोई परमाणु जब जो होता है उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आ जाता है, संक्रमण का मतलब होता है एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आ जाना। और यहां पर जो संक्रमण दिखा रहे हैं वो उत्सर्जन संक्रमण है। उत्सर्जन संक्रमण परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। और एक और संक्रमण होता है, 2 प्रकार का होता है, एक अवशोषण संक्रमण, जिसमें परमाणु जो होता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उसे अवशोषण संक्रमण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उत्सर्जन संक्रमण सीख रहे हैं। देखो अगर 5वें से दूसरे में आ जाए, 6वें से दूसरे में आ जाए, मतलब उच्च से दूसरे में आना चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमर के बाद बामर। ठीक, और उसके बाद पाश्चन श्रेणी के लिए जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाए, तो उच्च का मतलब चौथे से तीसरे में आ सकता है, 5वें से तीसरे में आ सकता है, 6वें से तीसरे में आ सकता है, 7वें से तीसरे में आ सकता है। तो यहाँ पर कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, पाश्चन श्रेणी। आपको प्रश्न में केवल बामर और पाश्चन के लिए बात की गई थी, तो बामर और पाश्चन के लिए आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक, बाकी लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड को भी दिखा सकते हैं। ब्रैकेट में जो परमाणु होगा उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे में आएगा, फुंड में उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें में आएगा। इस तरीके से आप लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी को दिखा सकते हैं। प्रश्न में यही बोला गया था कि हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख ये आपके सामने खींचा गया है, बामर और पाश्चन श्रेणी की रेखाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। इसमें आपको बताना है कि पदार्थ में सभी जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, निम्नतम ऊर्जा स्तर में, सभी परमाणु होते हैं निम्नतम ऊर्जा स्तर में उपस्थित होते हैं। लेकिन जब उनको कहीं बाहर से एनर्जी मिल जाती है तो बाहर से एनर्जी पाने के बाद वो क्या होता है, परमाणु होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और वहां पर 10 की घात -8 सेकेंड के पश्चात पुनः जो है अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौटता है, अथवा निम्नतम ऊर्जा स्तरों से होते हुए भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो लौटता है तो प्रकाश वैद्युत का उत्सर्जन करता है।
जिससे हमें क्या करते हैं भाई, रेखा स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको जो है लाइमर, बामर, पाषाण, ब्रेकर, फुंड श्रेणी में बांटा गया और प्रश्न में यही कहा गया था कि बामर और पाषाण श्रेणी को भी आपको प्रदर्शित करना है, हमने प्रश्न प्रदर्शित कर दिया। ठीक, थ्योरी लिखने के बाद इतना फिगर आपको बनाना है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ये चौथे का पार्ट था। अब बात करते हैं चौथे के खा पार्ट की ओर। ठीक है, चौथे के खा पार्ट में कहा गया कि पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र उत्पन्न कीजिए। मैंने अभी कई मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराए हैं, तो आप लोगों को पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र का निगमन कराया है। अब यहाँ पर चूंकि देखिए, आप लोगों को क्या करते हैं, हम शॉर्ट में बताते हैं कि आप कैसे लेंस मेकर सूत्र का निगमन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में लेंस मेकर सूत्र का निगमन ही नहीं बोला गया है, साथ में ये भी बोला गया है कि आप ये भी बताइए कि लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है और वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं का लेंस की फोकस दूरी के पर प्रभाव का उल्लेख भी करना है आपको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें लेंस मेकर सूत्र, तो लेंस मेकर सूत्र को लेंस निर्माता सूत्र के नाम से भी जानते हैं, लेंस मेकर सूत्र। अब एकदम शॉर्टली भाषा में आपको इसका निगमन करना बताते हैं। ये एक हो गया पतला लेंस, क्या हो गया भाई, पतला लेंस हो गया। इस लेंस का अपवर्तनांक को हम मान लेते हैं n2 है। ठीक, ये इसकी आपकी हो गई मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों ओर का अपवर्तनांक n1 है। अब चूंकि दोनों ओर का जो अपवर्तनांक n1 वो विरल माध्यम का अपवर्तनांक है, और विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो सघन माध्यम के अपवर्तनांक से कम होता है। अर्थात हम ये चीज कह सकते हैं कि यहाँ पर जो n2 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है n1 से। ये कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई होती है। तो वस्तु को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक वस्तु जो है u दूरी पर स्थित है। वस्तु चलने वाली पहली किरण जाती है लेंस के प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तित होगी। प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 है और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 है। जैसे ही ये प्रथम पृष्ठ पर जाएगी तो देखिए, प्रकाश किरण विरल से जब सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब सोचिए अगर ये दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो ये प्रकाश किरण निकलती हुई ऐसे जाती और मुख्य अक्ष को कहां पर काटती, I डैश पर काटती। मतलब ये आभास एक कल्पना है, जिसकी हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से जो दूरी है वो कितनी है आपकी v डैश है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए, क्या लिखेंगे, प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से। तो गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, गोली उत्तल पृष्ठ पर भी अपवर्तन का सूत्र पढ़ा और गोली अवतल पृष्ठ पर भी। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है n2 बटे में v माइनस n1 बटे में u बराबर n2 माइनस n1 बटे में आपका r होता है कि नहीं होता है। n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही होती है, n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही हो। तो जा तो n1 से रही और जा n2 में रही, इसका मतलब यहाँ पर n2 के स्थान पर n2 ही रहेगा और v जो प्रतिबिंब की स्थिति है उसको हम यहाँ पर v डैश से प्रदर्शित करेंगे। n1 चूंकि n1 से ही जा रही तो n1 और वस्तु की दूरी आपकी u ही है, बराबर ये आपका हो जाएगा n2 माइनस n1 और बटे में पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1। ये समीकरण 1 हो गई। अब आ जाएंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब द्वितीय पृष्ठ पर भाई ये पृष्ठ है आपका, तो कल्पना थी कि ये पृष्ठ ना हो तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान से समझिएगा, द्वितीय पृष्ठ के लिए जब हम बात करेंगे और द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन दिखाएंगे, तो द्वितीय पृष्ठ के लिए जो प्रथम पृष्ठ द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है ये वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। अब देखिए, ये प्रकाश किरण जब अपवर्तित हुई तो जब इस पृष्ठ पर आएगी, यहाँ पर भी अभिलंब आप खींच सकते हैं। अपवर्तन की घटना आप लोगों ने पढ़ी है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो यहाँ पर कहीं पर I पर प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, और इसकी दूरी को मान लेते हैं हम v। कितना मान लेते हैं, v। अब ध्यान रखिएगा, द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कौन करेगा, I डैश। उसके लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, v। ठीक है, यानी I पर प्रतिबिंब बनेगा। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए जब यही सूत्र लगाएंगे तो प्रकाश किरण अब n2 से n1 में जा रही, मतलब जहां पर n2 है वहां पर इस सूत्र में n1 रखना है, v की वैल्यू v ही है, और माइनस जहां पर n1 था सूत्र में वहां पर n2 रखना है। वस्तु की दूरी द्वितीय पृष्ठ के लिए I डैश यानी v डैश कार्य कर रही, v डैश लिख देंगे बराबर ये आपका n2 के स्थान पर n1 और n1 के स्थान पर n2। अब बटे में द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, तो आप ये कह सकते हैं द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 हो जाएगी। अब इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2, और सिंपल सा कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेना। समीकरण 1 प्लस 2 से जब समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ेंगे, देखिए भाई जब जोड़ेंगे तो n2 बटे v डैश प्लस का n2 बटे v डैश माइनस का, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचेगा n1 बटे में v और माइनस n1 बटे में u, ये तो बचेगा बराबर। अच्छा, इसमें और इसमें देखिए, इसमें आप n2 माइनस n1 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपका पृष्ठ बचेगा 1 बटे r1, और इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है तो माइनस कॉमन आपका लग जाएगा, भाई ये भी आपका n2 बटे n1 हो जाएगा और कॉमन मिल जाएगा 1 बटे आपका r2। बात समझिए कि नहीं समझिए। अब n1 से इधर से अंश से कॉमन लेकर के उधर भेज दीजिए, तो 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर ये हो जाएगा n2 बटे n1। और जब ये n1 यहाँ वाला n1 इसके भी बटे में तो आएगा तो n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा,
1/R1 माइनस 1/, ये आपका R2 हो जाएगा। 1/V माइनस 1/U को सबको जानता है, 1/F के बराबर होता है। और यहाँ पर देखिए N2/N1, N1 है विरल माध्यम का अपवर्तनांक, N2 है सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक अगर N हो, ठीक, तो यहाँ पर N2/N1 के स्थान पर N लिखा जा सकता है और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। इस डेरिवेशन को हम कई बार बता चुके हैं और शॉर्ट भाषा में मैंने पुनः रिवीजन आप लोगों को करा दिया है कि इसमें करना क्या है। इसे हम लोग कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। अब इसमें दो स्थितियां हैं, किसी लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता। एक केस नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट ये है कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करती है। मैं चलिए आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। अगर आप यहाँ पर अपवर्तनांक 1.5 लेते हैं, भाई ये नियत रहेगा थ्री टाइम, 1.5 लेते हो तो 1.5 से 1 जाएगा, 0.5 बचेगा, 0.5 इधर लेकर आएंगे, F उधर लेकर जाएंगे तो 1/0.5 का मतलब 0 उठाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, फोकस दूरी 2 आएगी जब आपने n का मान 1.5 रखा। सोचिए अगर n का मान आप बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर 2 रख दें तो यहाँ बचेगा, 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 इधर लाएंगे, F उधर ले जाएंगे तो 1/1 का मतलब 1 आएगा। n का मान आपने 2 किया तो फोकस दूरी 1 हो गई। n का मान आपने 1.5 किया था, 1.5 किया था तो फोकस दूरी 2 थी। मतलब अपवर्तनांक कम करने पर फोकस दूरी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, मतलब हम केस नंबर फर्स्ट में लिख सकते हैं n का मान कम होने पर F अधिक होगी। क्या होगा भाई, अधिक होगी, फोकस दूरी जो होगी वो अधिक होगी। केस नंबर फर्स्ट था। केस नंबर सेकंड में आप क्या बोलेंगे, ये हो गई अपवर्तनांक पर निर्भरता। केस नंबर सेकंड में हम ये चीज कह सकते हैं कि देखिए, अगर केस नंबर फर्स्ट में ये कह सकते हैं कि यदि लेंस हमारा उत्तल हो, यदि लेंस कैसा हो, द्वि उत्तल हो या उत्तल लेंस हो, ठीक है। तो अगर उत्तल लेंस होगा तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो R1 हो जाएगी वो आपकी प्लस R हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या दोनों की क्या होंगी आपकी भाई, बराबर ही होंगी। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होगी, लेकिन पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक दिशा में होगी और दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या R2 हो जाएगी वो आपकी ऋणात्मक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी दूरी आपकी एक्स अक्ष की ऋण दिशा में हो जाएगी। जब ये दोनों वैल्यू सूत्र में आप रखेंगे तो ये सोचिए आप, R1 के वैल्यू पॉजिटिव, R2 के वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब हम ये चीज कह सकते हैं कि फोकस दूरी क्या आ जाएगी, धनात्मक। और लेंस की फोकस दूरी धनात्मक आने का मतलब ये सीधा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। बात समझ में? अच्छा, और द्वितीय केस यहाँ पर तीसरा, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में हम क्या कह सकते हैं, केस नंबर थर्ड में ये कह सकते हैं यदि लेंस कैसा हो, अवतल हो। लेंस कैसा हो आपका, अवतल हो। अगर लेंस आपका अवतल होगा तो अवतल लेंस की कंडीशन आप लोग ध्यान से समझिए भाई। इस तरीके से अवतल लेंस होगा कि नहीं होगा। अब पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो R1 हो जाएगी वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो इधर पड़ेगी। और अवतल लेंस के दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या उधर एक्स अक्ष की धन दिशा में पड़ेगी तो R2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, प्लस R हो जाएगी। और जब ये वैल्यू आप इस सूत्र में रखेंगे, देखिए भाई, R1 की वैल्यू माइनस R रखेंगे, R2 की वैल्यू प्लस R रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा भाई, माइनस R यहाँ रखेंगे और ये प्लस रखेंगे तो माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। कुल मिला करके यहाँ पर जो आपकी फोकस दूरी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी निगेटिव हो जाएगी। मतलब हम ये चीज कह सकते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है भाई, ऋणात्मक होती है। ये हो गए आपके केस, ठीक है। यही पूछा गया था आपसे प्रश्न में कि पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र को व्युत्पत्ति कीजिए, तो हमने व्युत्पत्ति कर दिया। साथ में ये भी पूछा गया कि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं का लेंस की फोकस दूरी पर प्रभाव। लेंस की फोकस दूरी पर प्रभाव भी आपको दिखा दिया गया कि अपवर्तनांक कम ज्यादा होने पर फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और लेंस उत्तल होगा तो उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव, लेंस अवतल होगा तो उसकी फोकस दूरी नेगेटिव। बताइए बात समझ में कि नहीं। अब आपको इतना करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है गा पार्ट है ना, इसमें भाई किरचॉफ के नियम पूछे गए हैं, इसको रब कर देते हैं। आप लोग सभी लोग क्या कीजिए भाई, ये जो भी क्लास है आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको क्लास आपको इतनी टाइम दे जा रही है, इस क्लास को करके जरूर जाइएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मॉडल पेपर मैंने बहुत अच्छा लिया है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगले जो क्वेश्चन में बात की गई है वो की गई है किरचॉफ के नियमों की। और किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल 99 न्यूमेरिकल सीरीज में भी मैंने आपको कराया। इसमें पूछा गया कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम को बताइए। ये चौथे का गा पार्ट है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम सभी लोग हम जानते हैं, धारा का नियम या संधि के नियम से इसे जानते हैं।
तो मैं आप लोगों को सही तौर पर ऐसे बता दे रहा हूं, मैं उत्तर स्क्रीन पर लगा देता हूं, इससे आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख भी सके, है ना। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं, और ये आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम में आपसे ये कहा गया कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। मतलब हम लोग ये चीज कह सकते हैं सिग्मा आई बराबर आपका 0 होता है। ठीक, उसके बाद द्वितीय नियम की अगर बात करें, द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम में आपको बताएगा किसी भी, इसे बंद पास का नियम या लूप का नियम या उल्टता के नियम से भी जानते हैं, और यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें बताया गया कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी खंड में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर कितना होता है? 0 होता है। ये सिग्मा आई आर बराबर हम लोग कह सकते हैं सिग्मा ई के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। आई आर मतलब जो भी किसी भी खंड में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आपका हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम, और ये जो नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, इसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, एक किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल है आपका, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसको आपने समझ लिया तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, एग्जाम में आ सकता है। यहां पर एक प्रतिरोध लगा है, यहां पर एक प्रतिरोध लगा है, इस तरीके से ये एक संतुलित वी डिस्टेंस हेतु है, आप देख पा रहे हैं चित्र में, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। यहां पर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध लगा है जो कि 0.4 ओम का लगा हुआ है। ठीक, यहां पर आप देखेंगे पृथ्वी से कनेक्ट है, ये सी हो गया। यहां 4 ओम का प्रतिरोध लगा है और बीच में आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यहां पर 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, यहां पर 3 ओम का प्रतिरोध लगा है, यहां पर 6 ओम का प्रतिरोध लगा है। ये डी है, बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट है। यहां से धारा आई निकल रही है, यहां पर ये धारा दो भागों में बढ़ रही है, I1 और I2। I1 धारा ही इसमें भी जाएगी और I2 धारा आपकी इसमें जाएगी। इस पहले चित्र को अगर आप भली भांति समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि दिए गए संतुलित वी डिस्टेंस हेतु में, वी डिस्टेंस हेतु संतुलित है, आप देख सकते हैं 2/3 बराबर 4 अगर 6 करेंगे 2/3 ही आएगा, अर्थात P/Q बराबर R/S, यही वी डिस्टेंस हेतु की संतुलन की स्थिति होती है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि दिए गए संतुलित वी डिस्टेंस हेतु में बिंदु बी व डी पर विभव निकालना है और धारा I1 व I2 का मान ज्ञात करना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आप सभी को पता है 2 ओम और 6 ओम को हम सबसे पहले लेंगे श्रेणी क्रम में। तो 2 और 6 ये 2 और 4 ये कितना हो जाएगा, 2 + 4 ओम बराबर आपका हो जाएगा 6 ओम। तथा नीचे वाले दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लेते हैं तो R2 बराबर आपका हो जाएगा किस क्रम में, 3 और 6 ये कितना हो जाएगा आपका 9 ओम। ठीक, 3 और 6 है ना, 3 और 6 मिला करके ये 9 ओम हो जाएगा। 9 अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जो बनेगा 6 ओम, नीचे जो 9 ओम बनेगा, इनको ले लेंगे समांतर क्रम में। तो परिपथ का हमें तुल्य प्रतिरोध पता चल जाएगा, 1/6 + 1/9, 1/R बराबर 18 एलसीएम मिल जाएगा, 6 × 18 और 9 दूनी 18, 2 × 2, 1/R बराबर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/18, अर्थात R बराबर आपका आ जाएगा 18/5 ओम। ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मतलब बाह्य प्रतिरोध जितना लगा है वो आ गया, अभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इसमें नहीं जोड़ा गया है। अब हम सभी लोगों ने क्या पढ़ा है, हम सभी लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर आपका होता है E/R प्लस r। अगर मैं I निकालू, इस परिपथ की कुल धारा निकालू, तो I बराबर E की बात करें तो सेल का वैद्युत वाहक बल आपका है 6 वोल्ट, R की वैल्यू आई है 18/5 और प्लस r की बात करें तो ये आपको दिया गया है 0.4। इसको सॉल्व करना है आपको, जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6/18 प्लस 6 × 24 मतलब ये 2.4 और नीचे वाला जो सॉरी गलती हुई थोड़ा सा, 5 से गुणा करना है ना, गुणा 5 6 से नहीं करना, 5 × 20 मतलब ये 2.0 हो जाएगा, दशमलव एक अंक आगे लगेगा और पूरे बटे में 5 होगा और ये वाला 5 ऊपर चला जाएगा
तो ये आ गया 5। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझिए तो आई की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 5 और 6 का गुणा हो जाएगा 30 और नीचे 2 और 18 हो जाएगा 20। कुल मिलाकर के जो धारा आपको देखने को मिलेगी वो 3/2 एम्पियर की धारा देखने को मिलेगी, जो कि परिपथ की कुल धारा होगी। क्या होगी भाई? कुल धारा होगी। पहले बताइए मैंने कुल धारा क्यों निकाली? क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना है, देखिए ये बी है और ये डी है, इस पर आपको विभव निकालना है, बी और डी पर ही विभव निकालना है ना। हाँ, I1 व I2 का मान निकालना है और बी व डी पर विभव निकालना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हम बी और सी के बीच, ध्यान से समझिएगा, बी और सी के बीच विभवांतर निकालेंगे, देखिएगा तो VB माइनस VC करेंगे। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालने के लिए VB माइनस VC, और विभवांतर बराबर होता है धारा। अब धारा इसमें कितनी भरी है तो आप कहेंगे I1 और गुणे में प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है 4 ओम। तो VB का मान तो भाई हमें पता नहीं है, लेकिन VC जो C पॉइंट है वो पृथ्वी से कनेक्ट है, और C पृथ्वी से कनेक्ट होने के मतलब यहाँ पर जो विभव होगा वो आपका शून्य होगा, अर्थात VC के स्थान पर शून्य रखेंगे और ये I1 गुणे कितना हो जाएगा 4। तो VB बराबर ये आपका हो जाएगा 4 गुणे I1। पहले इस बात को ध्यान से समझिए। तथा इसी तरीके से हम सभी लोग जानते हैं, देखिए D और C के बीच का विभवांतर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं VD माइनस VC बराबर धारा, प्रवाहित धारा कितनी है I2 और गुणे में प्रतिरोध कितना है 6 ओम, और C का विभवांतर कितना है 0, तो VD बराबर आपका आ जाएगा 6 गुणे में I2। इसको हम लोग समीकरण 2 मान सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर समीकरण 1 और 2, देखिए एक चीज आप लोगों को बता दें कि जो विभवांतर होगा वो आपका सेम होगा। क्या होगा भाई? विभवांतर सेम ही होगा, आप लोगों को ये भी पता है। ठीक है, तो चलिए अभी विभवांतर हम निकाल लेते हैं। और एक तरीका हमारे पास और है, यानी अगर हमको बी और डी पर विभवांतर चाहिए तो हमको I1 और I2 की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक लूप ले लेंगे जिसमें हम बंदपास का नियम लगा देंगे। कौन सा लूप ले लेंगे? लूप हम लोग ले लेंगे, देखिए पहली बात तो यहाँ से जितनी भी धारा जा रही है, ठीक, देखिए लूप ले लीजिए, लूप ले लेंगे, इसको नाम दे देते हैं ए, ये ए नाम दे देते हैं, ABDA में, लूप ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम से प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध मतलब I1 गुणे 2 प्लस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहेगी शून्य विक्षेप की स्थिति में या संतुलन की स्थिति में, और फिर माइनस ये आपका हो जाएगा क्योंकि धारा के विपरीत चल रही है। I2 गुणे संगत जो प्रतिरोध है वो कितना है आपका 3 ओम है, और बराबर कोई विद्युत वाहक बल कोई भी सेल नहीं लगा है, इसलिए 0 करेंगे। तो यहां से हमको I1 गुणे 2 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 3 गुणे आपका I2 हो जाएगा। ये हो गई हमारी, मान लीजिए तब तक के लिए कोई समीकरण मान लीजिए, ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। तथा आप लोगों को ये चीज पता है कि I1 और I2 दोनों धाराओं का जो योग है वो धारा I के बराबर है, और धारा I की वैल्यू कितनी आई है तो आप कहेंगे 3/2 आई है। कितनी आई है? 3/2। इसको आप समीकरण 4 मान लीजिए। जब आप समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तो I1 I2 की वैल्यू अलग से पता चल जाएगी। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे तो आप सभी लोगों को विभव B और D पर भी पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से अगर I1 की वैल्यू निकाले समीकरण 3 से तो 3I2 और बटे में 2 मिल जाएगा, और प्लस ये I2 बराबर ये आपका हो जाएगा 3/2। ये आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 2 का गुणा इधर से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5I2 और बटे में कितना हो जाएगा 2, और बराबर हो जाएगा 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, I2 बराबर मिलेगा 3/5 एम्पियर। इसी तरीके से जब I2 आपको पता चल गया तो I1 भी आप निकाल सकते हैं। I1 बराबर कितना है तो आप कहेंगे कि I1 बराबर आएगा 3/2 I2 आएगा, तो 3/2 और इनटू में I2 की वैल्यू आ गई है 3/5, तो ये I1 की वैल्यू आ जाएगी 3 त्रिका 9 और बटे में कितना 5 दूनी 10 एम्पियर। तो ये आपको I1 की वैल्यू पता चल गई। आपको प्रश्न में I1 I2 निकालना था तो हमने अलग अलग I1 I2 भी निकाल लिया है, और हमको चाहिए विभवांतर B और D बिंदु पर, तो B और D पर चलिए हम लोग विभवांतर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, B और D पर अगर विभवांतर निकालना है तो आपको कुछ करना ही नहीं रह गया। आपको क्या करना है, I1 और I2 की वैल्यू उठा करके B और D वाले उसमें रख देना है बस। जैसे आपको बिंदु B पर विभवांतर निकालना है तो I1 की वैल्यू रख दीजिए 9/10 यहाँ पर, B पर विभवांतर आ जाएगा, और D पर विभवांतर निकालना है तो यहाँ पर देखिए VB की वैल्यू आप निकालना है, तो 4 गुणे I1 की वैल्यू आ गई है 9/10, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, ये VB बराबर आ जाएगा 18/5 वोल्ट। ये बिंदु B पर विभवांतर आ गया। D पर निकालना है तो इस समीकरण में I2 की वैल्यू रख दो। तो देखिए आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना सिंपल क्वेश्चन था।
ठीक, बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी भी थी और ये किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल था। इसको पूछना चाहिए बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में, लेकिन अब 3 नंबर में पूछा गया है तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर भाई बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो घा पार्ट है, इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें यह कहा गया है कि बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है। क्या लिखना भाई? बायो-सेवर्ट के नियम को लिखना है और अनंत बायो-सेवर्ट के नियम को लिखने के बाद आप सभी लोगों को इसके आधार पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है प्रश्न, ये आपका बढ़िया है। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, पूरा मॉडल पेपर आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, तो धैर्य बना करके पूरी क्लास को आप अंत तक जरूर कीजिएगा। ये 3-3 नंबर वाले सारे प्रश्न अभी हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें पूछा गया बायो-सेवर्ट का नियम हर विद्यार्थी जानता है। बायो-सेवर्ट के नियम में बताया गया है, आप सभी लोगों को पता है कि ये धारावाही चालक तार, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही, इससे r दूरी पर थीटा डिग्री कोण पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है ये कौन सा है भाई? ये घा पार्ट है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो इस धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारावाही चालक तार की लंबाई dl के समानुपाती होता है। तीसरा, जो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वह यहाँ पर जो पॉइंट होता है, पॉइंट से जो दूरी होती है इस दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है और जो एंगल बनता है उसकी जय के अनुक्रमानुपाती होता है, db अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। इन चारों समीकरणों को जब मिलाया जाता है तो यहां से आपको मिलता है db बराबर क्या मिलता है भाई? देखिए db समानुपाती idl साइन थीटा, ये अंश में है और बटे में क्या आपका है r²। इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है μ0.4 पाई, जिसकी वैल्यू 10⁻⁷। ठीक, idl साइन थीटा और बटे में ये आपका हो गया r²। इसी को हम सभी लोग कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। क्या कहते हैं भाई? बायो-सेवर्ट का नियम। लेकिन प्रश्न में देखिए इतना ही नहीं पूछा गया है, इसके आधार पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार हो गया जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके चारों ओर क्या, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। हम क्या करते हैं, इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक क्या करते हैं भाई, एक वृत्ताकार पथ खींच लेते हैं। ठीक है, अब जब वृत्ताकार पथ खींच लेंगे तो इस वृत्ताकार पथ के सममित के कारण प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा आपका? एक समान ही होगा। ठीक, इसके कारण जब देखिए यहाँ पर यह पॉइंट आपका O हो गया, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा जब हम निकालेंगे नियम से, धारा इस दिशा में जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना वो उस दिशा में अंगुलियां करेंगे तो हथेली के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी ऐसे हो जाएगी, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा होगी और dl लंबाई की जो दिशा, dl की जो दिशा हो जाएगी वो भी आपकी इसी दिशा में हो जाएगी। तो हम सभी लोग यहाँ पर देखिए जब हम लोग लगाएंगे बायो-सेवर्ट के नियम से, एम्पियर के परपथी नियम से, एम्पियर के परपथी नियम से, एम्पियर के परपथी नियम से आप सभी लोगों ने पढ़ा है, एम्पियर के परपथी नियम से बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है वेक्टर B डॉट वेक्टर dl, वो परिपथ में प्रवाहित धारा नेट धारा का μ0 गुना होता है। तो यहां से ध्यान से समझिएगा, ये आपका हो जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर dl, इसके बीच का जो एंगल है वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं B और dl के बीच जो एंगल बन रहा है वो आपका 0 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो ये B dl कितना हो जाएगा आपका? कहेंगे cos 0 हो जाएगा, बराबर μ0 कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। आपको वैल्यू यहाँ पर निकालना है तो B आप बाहर कर सकते हैं और ये आपका हो जाएगा dl का समाकलन, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, बराबर μ0 आपका हो जाएगा I। आपको चुंबकीय क्षेत्र ही तो निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा B बराबर, ये जो dl है लंबाई जो है वह एक वृत्ताकार पथ के रूप में जिसकी त्रिज्या r है, तो इसकी लंबाई का जब समाकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2πr, क्योंकि एक परिध के रूप में है। परिध होती है वृत्त की कितने? 2πr, बराबर ये आपका हो जाएगा μ0 I। तो यहाँ से जब आप B की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा μ0 अपान में 2π, r भी तो जाएगा बट्टे में और इधर I भी, तो I बट्टे में r। तो अनंत लंबाई के आवेश से सीधे तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वो μ0 I अपान में 2πr और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बताइए भाई समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही? हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई इसको रब कर दूं, चलिए भाई इसको रब कर देते हैं।
अब अगले जो क्वेश्चन में बात कही गई है वो बात कही गई है एलसीआर परिपथ। अनुनादी स्थिति भी दिखाना है, अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक भी आपको बताया गया है। ठीक है, जो विद्यार्थी पढ़े उनको मजा आ रहा होगा क्लास करने में। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये कहा गया है कि श्रेणीबद्ध, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है। श्रेणीबद्ध और एलसीआर से तो आने आना है, चाहे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है। अनुनादी परिपथ, बात की गई है अनुनादी परिपथ, और वो भी श्रेणीबद्ध, क्योंकि अनुनादी परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेणीबद्ध और एक समांतर एलसीआर अनुनादी परिपथ। ध्यान से यहां पर समझिएगा। देखिए, जो अनुनादी परिपथ होते हैं ऐसे परिपथ होते हैं जिसमें जो धारती प्रतिघात XC होता है वो XL के बराबर होता है, तो ऐसे परिपथ को हम सभी लोग कहते हैं अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेणीबद्ध अनुनादी परिपथ और एक समांतर अनुनादी परिपथ। आपसे यहां पर प्रश्न में बात की गई है श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ की बात की गई है। मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों ने यहां पर अग्रगामी और पश्चगामी तो पढ़ा ही होगा। अग्रगामी पश्चगामी अगर आता होगा तो आप सभी लोग इसकी प्रतिबाधा का व्यंजक भी निकालना सीखे होंगे। तो एलसीआर परिपथ श्रेणीबद्ध, पहले आप यहां पर समझा देते हैं कि श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ क्या होते हैं। देखिए, श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ ऐसे परिपथ होते हैं जिसमें परिपथ की जो स्वाभाविक आवृत्ति होती है वो आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति के बराबर होती है। श्रेणीबद्ध अनुनादी परिपथ ऐसे परिपथ हैं जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। ठीक है, ऐसे परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे परिपथ को हम सभी लोग श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है, इसमें यहां पर आप लिख सकते हैं कि आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति, आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति, हालांकि मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं जो चीज बोलता हूं कि आपको यहां लिखना न पड़े। आरोपित वोल्टेज की जो आवृत्ति होती है वो परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होता है, स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो। तो ऐसे परिपथ को हम लोग श्रेणीबद्ध या श्रेणीबद्ध अनुनादी परिपथ कहते हैं। अब बात करें यहां पर, देखिए मेरी बात को समझिएगा। एलसीआर परिपथ में क्या होता है? एल प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है, सी संधारित्र, सी धारिता का एक संधारित्र होता है, और आर ओम का एक प्रतिरोध होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, और इसको एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है। इससे जोड़ दिया जाता है, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ जाता है। अब ये हो गया एलसीआर परिपथ। अब आप लोगों को यह भी पता है अग्रगामी पश्चगामी, इसमें धारा अग्रगामी होती है, संधारित्र जो होता है वो क्या होता है? संधारित्र में धारा अग्रगामी होती है वोल्टेज से, और एल प्रेरकत्व की कुंडली में वोल्टेज अग्रगामी पश्चगामी होता है, सॉरी वोल्टेज जिसमें अग्रगामी होता है इसमें वोल्टेज पश्चगामी होता है, इसमें धारा अग्रगामी होती है, क्योंकि जिसमें धारा अग्रगामी होगी उसमें वोल्टेज पश्चगामी होगा। ठीक, जब यहाँ पर हम सभी लोग देखिए परिपथ दिखाएंगे, पर एलसी परिपथ को, एलसी परिपथ जिसने सीखा होगा वही कर ही पाएगा। तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपका देखिए आर क्या होता है? जिसमें धारा और वोल्टेज क्या हो? समान कला में हो। तो यहाँ पर अगर देखिए इनका VL और VC का परिमाण हम लोग VL माइनस VC से अगर निकालें और इसका परिमाण R हो गया VR करके, दोनों का परिणामी यहाँ पर बीच से जाने वाली रेखा से प्रदर्शित करें, जिसके बीच कलांतर को अगर फाई से व्यक्त किया जाए। ठीक है, इस लाइन को जब इससे हम लोग मिला लेते हैं, इस लाइन को इससे मिला लेते हैं, तो इसके सामने वाली भी रेखा VL माइनस VC हो जाएगी। अच्छा, ये VR है तो ये भी VR हो जाएगा। परिणामी को हमने वोल्टेज को V से प्रदर्शित किया है। तो जब हम सभी लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज वाला रूल लगाते हैं, कौन सा त्रिभुज वाला रूल लगाते हैं? समकोण त्रिभुज वाला। तो ये एंगल चूंकि फाई होता है, ये एंगल फाई होता है, इसके सामने भुजा ये क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। तो कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है, लंब का स्क्वायर, लंब आपका हो जाता है VL। माइनस का चिन्ह नहीं होता है यहाँ पर, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये वो चिन्ह होता है, मतलब जो वैल्यू बड़ी होगी बड़ी वैल्यू को हमेशा छोटी वैल्यू से घटाना है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना हो जाएगा? VR का स्क्वायर। ये मैंने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के सूत्र से लिखा। मैं चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, Z बराबर XL माइनस XC प्लस R स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको यह पता चले कि एलसीआर परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक निकाला कैसे जाता है। ठीक, प्रतिबाधा क्या होती है? जिसमें एक के कारण, किसी एक के कारण अवरोध न लगे, कई चीजों की वजह से जब अवरोध लगता है तो उसे कहते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा। और प्रतिघात जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जैसे धारती प्रतिघात आप पढ़ेंगे और
क्या कहते हैं, धारती और प्रेरकी प्रतिघात आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ परिपथ की प्रतिबाधा उसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि परिपथ में कई चीजों की वजह से अवरोध लग रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये VL माइनस VC कैसे लिखा गया है। हमने बताया ना कि C संधारित्र जब लगा होता है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में तो उसमें वोल्टेज पक्षगामी होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज को पक्षगामी करेंगे, और L की वजह से परिपथ में वोल्टेज होगा अग्रगामी होगा, तो VL ऊपर होगा VC नीचे होगा आपका। दोनों का परिणाम हमने VL माइनस VC मान लिया है, इस रेखा से प्रदर्शित कर लिया है। अच्छा, R ओम का प्रतिरोध जो होता है वो समान कला में होता है, धारा और उसमें वोल्टेज समान कला में होता है, उसको इस लाइन से प्रदर्शित करते हैं। अब इन दोनों का परिणामी हमने जो है V को मान, दोनों का परिणामी को V से व्यक्त कर लिया है। अब V से जब व्यक्त कर लिया तो हमने देखा यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा था, कलांतर इसके बीच हमने फाई मान लिया है। तो समकोण त्रिभुज में कड़े का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा V स्क्वायर बराबर VL बराबर हो जाएगा IXL। देखिए जैसे V बराबर IR पढ़े हो ना, अब VL का मतलब है L प्रेरकत्व की कुंडली के कारण लगने वाले प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं XL, जिसको प्रेरकी प्रतिरोध कहते हैं, और VC जो हो जाता है इसी तरीके से IXC के बराबर इसका स्क्वायर, और VR बराबर हो जाएगा IR का स्क्वायर। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, V स्क्वायर हो गया, I यहां से कम लोगे I स्क्वायर निकलेगा, I स्क्वायर यहां से भी निकलोगे I स्क्वायर बटे में आ गया, यहां पर बचा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। V बटे I को हम लोग यहां बोलेंगे परिपथ की प्रतिबाधा, और ये Z स्क्वायर हो जाएगा। V बटे I Z क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन सकते हैं ना इसको। अब V बटे I को हमने Z क्यों माना, मैंने कहा है ना परिपथ में किसी एक के कारण अवरोध नहीं लग रहा है, कई चीजों की वजह से लग रहा है। इसे परिपथ की हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा, जिसको मैंने Z से प्रदर्शित किया, बराबर हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर। जेड स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट आपका हो जाएगा XC माइनस XL माइनस XC है ना, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये जो व्यंजक आया है ये LCR परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक है। किसका व्यंजक है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक। इस पृष्ठ में यही कहा गया था कि श्रेणीबद्ध LCR अनुनादी परिपथ की व्याख्या कीजिए या बात कीजिए। तो मैंने सबसे पहले इस परिपथ की श्रेणीबद्ध अनुनादी परिपथ को बताया कि ऐसा परिपथ जिसमें परिपथ की आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो, तो ऐसे परिपथ को हम सभी लोग श्रेणीबद्ध LCR अनुनादी परिपथ कहते हैं। अच्छा, अनुनादी परिपथ के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। अब रही बात यहां पर एक और समझ आने वाली कि अगर VL और VC के बीच कलांतर, यदि कलांतर फाई है तो हम सभी लोगों ने एक सूत्र पढ़ा, tan थीटा बराबर सब लोगों ने पढ़ा लंब बटे आधार, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। यहां पर हम वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार वाला रूल लगा देंगे और हमारा जो है कलांतर का भी व्यंजक अभी निकल आएगा। आप चाहे तो वोल्टेज के पदों में निकालें और आप चाहे तो जो है प्रतिरोध के पदों में निकाल ले भाई। तो देखिए मेरी बात को समझिए, पहले वोल्टेज के पदों में निकालेंगे तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा VL माइनस VC बटे में VR। ठीक, तो यहां से जब फाई की वैल्यू निकालेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए ये आप एक सूत्र तो हो जाएगा VL माइनस VC बटे में VR, ये वोल्टेज के पदों में कलांतर का व्यंजक हो गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाई बराबर tan इनवर्स। देखिए जब VL के स्थान पर IXL लिखते हैं, VC के स्थान पर IXC और X के स्थान पर IR, I कॉमन लेकर के कट जाता तो ये सूत्र आपका हो जाता XL माइनस XC और बटे में कितना भाई R। तो ये सूत्र भी कलांतर का, ये बस ये आपका XL और XC के पदों में, ऊपर जो है वोल्टेज के पदों में, ये कलांतर का आपका व्यंजक हो गया। किसके कलांतर का व्यंजक, LCR परिपथ के कलांतर का व्यंजक हो गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक कैसे निकालते हैं, क्या मैं इसे रब कर दूं, इधर ही रब करता हूं, चलो इधर आपके सामने लगा देता हूं। अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में जो XL की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, XC की वैल्यू XC के बराबर होती है। वैद्युत अनुनाद की स्थिति में जो प्रेरकी प्रतिघात होता है वो धारती प्रतिघात के बराबर होता है। XL के स्थान पर हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं, XC के स्थान पर 1/ओमेगा c लिख सकते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, L बराबर ये हो जाएगा 2 पाई f c हो जाएगा। अब यहां से हमको चाहिए f की वैल्यू, f का गुणा हो जाएगा f स्क्वायर, 1/2 पाई, 2 पाई का गुणा हो जाएगा 2 पाई का होल स्क्वायर, L और c का गुणा हो जाएगा LC। जब f स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट लगेगा, किसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, 1/2 पाई का होल स्क्वायर और LC के ऊपर। तो f बराबर अंडर रूट से क्या क्या बाहर निकलेगा, अंडर रूट से 2 पाई स्क्वायर का बाहर निकल जाएगा तो 2 पाई आ जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट LC।
ये जो व्यंजक मैंने आपके सामने निकाला इसे कहते हैं अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। कई बार इस पर न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब बताइए आप सभी लोगों को ये बात पूर्ण रूप से समझ में आई कि नहीं? मैंने पूरा विस्तार से बता दिया, क्वेश्चन आ गया यहाँ पर तो मैंने विस्तार से बता दिया, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बात आपके बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है, पूछी ही जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर वाले हम लोगों ने अभी तक कितने प्रश्न सॉल्व कर लिए? 3 नंबर वाले टोटल 10 प्रश्न होते हैं, 5 सॉल्व हो गए, बचते 5 और। चलिए उनको भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और फिर 5 नंबर वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ओके, आज की क्लास कैसी लग रही है हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग बिना समय को लॉस किए हुए, है ना। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। हर एक विद्यार्थी जानता है इलेक्ट्रिक डिपोल, ये 5वें का वैद्युत द्विध्रुव हर एक विद्यार्थी जानता है। परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे होते हैं। कहां पर रखे होते हैं? अल्प दूरी 2l पर रखे होते हैं, तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे हम सभी लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण जैसे NH3, H2O, HCl, ये है वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण। प्रश्न में यही नहीं पूछा गया, साथ में ये भी पूछा गया इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। अब बात करें अगर द्विध्रुव आघूर्ण की, प्रश्न में बात की जाए द्विध्रुव आघूर्ण की, तो आपको समझाते चले कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? चलिए भाई इतनी बात समझ आएगी। साथ में यह भी पूछा गया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाइए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हमने दिखा दिया वेक्टर ई से, और इसमें हमने एक द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रख दिया है। ए बी एक द्विध्रुव हो गया माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश। इस पर 2 बल कार्य करते हैं जो इस द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। इसके बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, तो जो बल युग्म का आघूर्ण, इसमें पूछा गया बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा है, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं। बल युग्म का आघूर्ण, इसके ऊपर देखिए प्रत्यानयन बल कार्य करता है। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर एक बल युग्म कार्य करता है। वो उस बल युग्म को हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, जो कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तब बल युग्म का जो आघूर्ण हो जाएगा, मतलब आघूर्ण जो होता है जिसको टाउ से व्यक्त करते हैं, टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी भाई। तो टाउ बराबर बल F हो जाएगा, लंबवत दूरी आपकी ये हो जाएगी। इस लंबवत दूरी को निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। हम सभी लोग यहाँ पर लगाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कड़। थीटा के सामने बुझाइए लंब हो जाएगी, यही निकालना है। बटे कड़ कितना हो जाएगा? 2l। तो जब लंब की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2l साइन थीटा। कितना आ जाएगा? 2l साइन थीटा। अर्थात लंबवत दूरी आपकी हो जाएगी 2l साइन थीटा। मानते इस बात को? बल गुणे लंबवत दूरी आपकी आ गई 2l साइन थीटा। अच्छा, बल किसकी वजह से लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र की वजह से लग रहा है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा है E बराबर होता है F अपान Q। तो जब यहां से आप F की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा E इंटू में Q, और ये आपका हो जाएगा L साइन थीटा। अभी आप लोगों को बताया Q इंटू 2l किसके बराबर होता है? P के बराबर। ये हो जाएगा E और Q इंटू 2l आपका हो जाएगा P के बराबर, इंटू में साइन थीटा। इसको आप लिख सकते हैं टाउ बराबर PE साइन थीटा। कितना लिख सकते हैं? टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है मैक्सिमम, और जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम लोगे तो जाहिर सी बात टाउ की वैल्यू भी मैक्सिमम आएगी। तो प्रश्न में ये पूछा गया था कि समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण या बल आघूर्ण का व्यंजक, जो कि टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है, उसका व्यंजक प्राप्त करना था। मैंने आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझा दिया, शॉर्ट भाषा में।
क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम के वक्त आप सभी लोगों को पूरी लैंग्वेज पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, आप ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, शॉर्टली समझ के जाइए, बहुत आसानी के साथ आप पेपर हल करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्य तरंगे क्या है समझिए। द्विब्रागली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक भी मैंने कई बार आपको बताया है। कणों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का नाम डिविजन और जर्मर का प्रयोग है। द्वैत प्रकृति को प्रयोग मतलब प्रकृति प्रदर्शित करने वाला, द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का नाम क्या है, डिविजन और जर्मर का प्रयोग। बाकी चलिए द्रव्य तरंगे क्या है और द्विब्रागली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसको रब कर दूं भाई, चलिए भाई इसको रब कर देते हैं भाई। तो अगले क्वेश्चन में ये जो द्रव्य तरंगे पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। द्रव्य तरंगे क्या होते हैं, गतिमान द्रव्य कणों से संबंध जो तरंगे होती हैं उनको हम द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं। गतिमान, गतिमान बहुत आसान परिभाषा, द्रव्य कणों, गतिमान द्रव्य कणों से संबंधित तरंगों को, है ना, संबंधित तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है और 3 नंबर में इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। बोला द्रव्य तरंगे क्या है, तो गतिमान द्रव्य कणों से संबंधित तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। फिर 1 नंबर इसका मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि समझाइए, ये समझा देना है आपको। फिर दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो दी ब्रोगली तरंग का सूत्र जो आपका होता है, अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से डी ब्रोगली की तरंगों से संबंधित जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं, जिसे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। लैम्डा बराबर होता है h/p। ठीक, अगर द्रव्यमान कण का m और वेग v हो तो इसे हम लोग लैम्डा बराबर h/mv भी लिख सकते हैं और इसी व्यंजक को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, केवल सूत्र लिखने के लिए बोला तो आप इतना ही लिखेंगे। आगे दिया गया है कणों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग। तो कणों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला जो प्रयोग था वो आपका था डिविजन तथा जर्मर का प्रयोग। डिविजन तथा जर्मर का प्रयोग। ठीक, तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा भौकाल नहीं था, जो प्रश्न पूछ रहा है उतना ही उत्तर दीजिएगा, है ना। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है 5वें का गा पार्ट। इसमें पूछा गया बंधन ऊर्जा, जो नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है वो क्या होती है। ये तो हर एक विद्यार्थी को पता होगा, बॉन्डिंग एनर्जी। देखिए नाभिक में उपस्थित जो कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन बोल सकते हैं, इन्हीं को हम लोग सम्मिलित रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको परस्पर अलग अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उसे हम सभी लोग कहते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों अथवा उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा अधिक होगी, नाभिक उतना ही अधिक स्थायी माना जाता है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिए। ये तो हो गई नाभिक की बंधन ऊर्जा की परिभाषा, और मैंने आपको 99 न्यूमेरिकल की जो सीरीज प्रोवाइड की है उसमें मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कराए थे, और देखिए वहीं से न्यूमेरिकल ये पूछा गया है। क्या पूछा गया, ये आपके सामने इक्वेशन लिखी है 3Li6, और ये जो 0N1 है ये प्रतीक होता है किसका, न्यूट्रॉन का। 2He4 मतलब हीलियम नाभिक की बात की गई है। 1s3 का मतलब ट्राइटियम में उत्पन्न ऊर्जा की जूल में गणना करना है, और सबका द्रव्यमान दिया गया है, मतलब इसका द्रव्यमान दिया गया, इसका दिया गया, इसका दिया गया, इसका दिया गया। तो इसमें हम लोग करते क्या है, देखिए इसमें हम सभी लोग जब ऊर्जा निकालनी होती है, उत्पन्न ऊर्जा की गणना करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल जो है द्रव्यमान निकाल लेते हैं और राइट हैंड साइड का टोटल द्रव्यमान निकाल लेते हैं, और फिर दोनों का अंतर करते हैं तो हमें द्रव्यमान क्षति ज्ञात हो जाती है, और द्रव्यमान क्षति को हम सभी लोग मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में आराम से बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सभी लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 3Li6 प्लस 0N1 का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे, इसका द्रव्यमान। अब देखिए 3Li6 की वैल्यू आपको दी गई, मतलब लिथियम नाभिक की वैल्यू आपको दी गई है, इसका द्रव्यमान दिया गया है 6.015126, इतना दिया गया है। इसमें आपको जोड़ लेना है इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया गया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया गया है 1 देख के लिखिएगा भाई, 1.008665 इतना ही दिया गया है ना।
और ये सब वैल्यू एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट में दी गई है। पीछे यू लगा है, यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इसको जोड़ लीजिए, 6 5 11 और 6 2 8 1 9 और 6 7 1 8 8 5 13 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 7। ये एएमयू लिखिए या यू लिखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड का द्रव्यमान होता है। अब राइट हैंड साइड में क्या है, तो आप कहेंगे हीलियम नाभिक है और 1s3 का द्रव्यमान आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, का द्रव्यमान। दोनों को जोड़ लीजिए। हीलियम नाभिक का द्रव्यमान आपको दिया गया है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सब लिखा हुआ है 4.002604 और ये वैल्यू भी यू में दी गई है, मतलब एएमयू में दी गई है। प्लस 1s3 का द्रव्यमान दिया है 3.016049 यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। इसको भी जोड़ लीजिए, 9 4 13 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, हासिल है ना, 6 हो जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 3 7, ये भी वैल्यू आ गई। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आप द्रव्यमान टोटल निकाल लेते हैं, तो अब आप निकालते हैं द्रव्यमान क्षति, जो डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इन दोनों में जो वैल्यू अधिक हो, देखिए इससे वो कम ही होगी, जाहिर सी बात है। तो आप क्या करेंगे, 7.023891 से उसको घटा दीजिए, 7.018653 कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2, इसमें देखिए यू को हमने लगा दिया है, ये गलती हमने कर दी है, इस यू को अलग रखिएगा, यू यू। अब इसको आप घटा दीजिए, 11 से 3 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 8 8 से 5 जाएगा तो ये आपका बचेगा, एक हासिल उधर चला गया, 8 से 5 गया 3 बचा। यहाँ पर देखिएगा 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा, 13 से 8 जाएगा 5 बचेगा, इधर 1 से गया 0 और 0 दशमलव और ये 0। ये वैल्यू आपकी एएमयू में आप लिख सकते हैं, यू को एएमयू भी बोला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा आप लोग इसकी गणना कर चुके हैं, तो ये आपका है 0.005238। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान, बढ़िया हो गया ये आपका 0.005238, इसका मल्टीप्लाई 931 से करोगे तो लगभग वैल्यू आपको दशमलव में मिल जाएगी 4 पॉइंट। मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 931 का इससे केवल गुणा करना है बस, 931 का गुणा 8 से कर लीजिएगा, लगभग दशमलव के 1 2 अंक तक आपको आंसर लिखना रहता है बस, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना रहता है। तो इसका आंसर देखिए आप सभी लोगों को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं आपको लिखे दे रहा हूँ 4.78, हमने कहा दशमलव के 1 2 अंक तक लिखना है। तो ये जो वैल्यू आपको मिल गई है, ये वैल्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल गई, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जूल में व्यक्त कीजिए, तो इसको आप जूल में भी व्यक्त कर सकते हो। डेल्टा एम बराबर 4.78, मिलियन का मतलब 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलना है तो उसको 1.6 गुणे 10 की घात -19 से भाग कर दो, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी जूल में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेशन करने में समय लग रहा होगा तो इतना भी लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ओके, और नहीं बाकी गुणा करने में क्या है, 16 का गुणा इससे करना है, बस दशमलव लगा लीजिएगा। तो बताइए ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हमें उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। चलिए भाई, इसको भी हम लोग रब करते हैं और इसके घा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके, ये सब चीजें आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही होगी, है ना। इसमें पूरी किताब की आप देख पा रहे हैं, सब जगह के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है घा पार्ट, कौन सा भाई पार्ट है, घा पार्ट। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि किसी धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग, जिसको आप अनुगमन वेग, जिसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, आपको अनुगमन वेग को वीडी से प्रदर्शित करते हैं, और साथ ही में आपको किसकी परिभाषा बताना है, आवेश वाहक की गतिशीलता क्या होती है, गतिशीलता। मैं आप लोगों को दोनों परिभाषाएं सबसे पहले बताता हूं। देखिए अनुगमन वेग क्या होता है, इसको अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आप कहेंगे जब किसी चालक तार के सिरों के बीच हम सभी लोग क्या स्थापित करते हैं, विभवांतर स्थापित करते हैं। तो जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लंबाई के अनुदिश उच्च विभव की ओर एक औसत ऊष्मीय वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं।
और इस औसत ऊष्मीय वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग vd। क्या कहते हैं भाई? अनुगमन वेग vd। और जो आवेश वाहक की गतिशीलता होती है इसको म्यू से प्रेजेंट करते हैं, म्यू बराबर ये क्या होता है vd बटे में e। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं किसी आवेश वाहक की जो गतिशीलता होती है वह अपवाह वेग होती है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। ई को 1 मान लीजिए तो आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये अनुगमन वेग और गतिशीलता की होगी परिभाषा। अब फिर प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि किसी चालक छड़ की एक लंबाई दी गई है, किसी चालक छड़ की लंबाई 1 मीटर, L बराबर 1 मीटर दिया गया है। साथ ही में आपसे ये कहा जा रहा है कि इसके सिरों के बीच विभवांतर V बराबर आपको 4 वोल्ट दिया गया है। आगे प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि चालक में इलेक्ट्रॉन का घनत्व को रो से व्यक्त करते हैं, वो आपको दिया गया 5 × 10⁻²৪। ठीक है, मीटर प्रति मीटर क्यूब होगा, मीटर की पावर -3 दिया है। ठीक, घनत्व इलेक्ट्रॉन का घनत्व रो बराबर दिया है। और इसकी प्रतिरोधकता थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये प्रति मीटर क्यूब जो घनत्व दिया है इसका मतलब यहां पर आप ये चीज कह सकते हैं कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है भैया। देखिए मात्र से प्रति मीटर क्यूब दिया है, इसका मतलब यहां पर आप ये चीज कह सकते हैं एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए यही ऐसे ही इसी वैल्यू में दिक्कत हो जाती है भाई। चालक में इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो रो समझ लेंगे लोग, गलत हो जाएगा भैया। ये घनत्व तो नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व का मतलब प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको आप 5 × 10⁻⁴ कितना रखेंगे? 24 रखेंगे। आगे क्वेश्चन में दिया गया है इसकी प्रतिरोधकता को व्यक्त करते हैं रो से, वो वैल्यू आपको दी गई है 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर दी गई। धातु में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की आपको गणना करना है, वीडी की गणना करना है। और इस न्यूमेरिकल को आप हल्के में मत लीजिएगा, इस न्यूमेरिकल में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाकर के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब दिमाग आपको क्या लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। दिमाग आपको ये लगाना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लोगों ने पढ़ा है I बराबर NEAVD, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो यहां से जब VD की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा I बटे में NEA। आपने ये भी पढ़ा कि I बराबर होता है V बटे R, तो VD बराबर हो जाएगा V बटे में R और NEA। आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि रो बराबर होता है RA बटे में L, तो यहां से अगर आप A की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी रो L बटे में R। इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे तो VD की वैल्यू मिल जाएगी V बटे में R। NEA के स्थान पर लिख सकते हैं रो L बटे में R, ये R से R कैंसिल हो जाएगा। यहां से एक नया सूत्र आपके सामने निकल के आया, VD बराबर V बटे में NE रो L। अब जो भी वैल्यू देखिए, रो की वैल्यू आपको दी गई है, V की वैल्यू दी गई है, N की वैल्यू दी गई है, L की वैल्यू दी गई है। अब इस सूत्र की मदद से आप VD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो VD बराबर विभवांतर आपको दिया गया है 4 वोल्ट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी गई है 5 × 10⁻24, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19। रो घनत्व की बात करें तो आपको दिया गया 50 × 10⁻⁸ और गुणे में L लंबाई आपको दी गई है 1 मीटर। और ये कैलकुलेशन करना बहुत आसान भैया, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। VD बराबर देखिए 5 × 5 = 40, 8 × 8 8 दूनी 16, ये आपका कुछ बचा ही नहीं, ये आ गया 1 बटे 2 और 50 का गुणा हो जाएगा 100। 100 का मतलब 10 की घात कितना? 2 50 का गुणा 100, 10 की घात 2, 10 की घात 2, 10 की घात 24 हो गया 10 की घात 26, गुणे में 10 की घात 19 और 8, ये आपका हो जाएगा कितना भैया? 19 में अगर हम 10 जोड़ते तो 29 होता, 8 जोड़ना है तो 27 होगा, 10 की घात -27। तो VD बराबर 10 की घात -1 नीचे बचेगा सॉल्व करने पर, और ऊपर ले जाएंगे तो केवल ये 10 की घात +1 हो जाएगा। वेग का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना मस्त और प्यारा क्वेश्चन था, कितना बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं। अब बताइए आप सभी लोगों को समझ में आया? चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और आगे भी हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए क्लास में हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम में आप हर टाइप के क्वेश्चन जब देखें तो आपका दिमाग ना भ्रमित हो, आपको ये लगना चाहिए कि हाँ ये सारी चीजें हमारी पढ़ी हुई हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं,
शेयर नहीं करते हैं, क्लास को पूरा नहीं करते तो मजा नहीं आता है, क्योंकि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, लेकिन मेहनत आप अच्छी नहीं करते हैं तब फिर नहीं मजा आता है। ठीक है, इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन अथवा में दिया गया है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को डिटेल से बताया है। अनुचुंबकीय को भी मैंने बताया है, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के समक्ष। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं भैया? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में छीड़ सा का मतलब हल्का सा चुंबकित हो जाते हैं, लेकिन जब इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप रखा जाता है तो ये उस सिरे की ओर क्या होते हैं भाई? कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और इस गुण को हम लोग प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। उदाहरण में बहुत सारे आपके सामने है, NaCl, H2, Bi, Sb, है ना। अच्छा, गुण भी आपके सामने लिखे हुए हैं। और अन्य चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में छीड़ सा चुंबकित होते हैं, तथा इन पदार्थों को जब किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाते हैं तो उस सिरे की ओर ये आकर्षित होते हैं, इसलिए इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं, जैसे Pt हो गया, Al हो गया, सोडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, Mn मैग्नीज हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, तथा जब इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाया जाता है तो तेजी के साथ उस सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थों के इस गुण को हम क्या कहते हैं? लौह चुंबकत्व कहते हैं। जैसे हो गया आपका Fe हो गया, CO हो गया, निकिल हो गया, Fe3O4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन तो रटा ही होगा, मैंने कई बार बताया कि ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से रटा होगा। अब चलिए देखते हैं इस खंड दा का जो 3 नंबर वाले 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 तो मैंने सॉल्व करा दिए, लेकिन अभी एक बचा है ना, ये अथवा में आ गया था, इसलिए 10 की जगह 11 प्रश्न आपके हो गए, और इसमें आपका फायदा ये 11 प्रश्नों का रिवीजन हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन करना। भैया अवतल दर्पण में आपको एक स्थिति बना लेनी है, अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन आपको पढ़ाया गया है, ध्यान से समझिए। ये हो गया आपके सामने एक अवतल दर्पण, इसको हम लोग MM डैश नाम दे देते हैं। अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग पर होती है भैया पेंट की कलाई, मानते हैं आप लोग? क्या होती है? पेंट की कलाई। ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, क्या हो गई? मुख्य अक्ष। एकदम शॉर्ट में आपको डेरिवेशन समझाते हैं हम। ठीक है, यहां पर हमारी देखिए ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस पॉइंट, और यहां पर वस्तु अनंत और C के बीच में रखी है, इसे अनंत और C के बीच में यहाँ पर वस्तु रखी O डैश, इससे चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर गई तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो किससे होकर जाएगी भैया? फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण किससे होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से। और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो वैसे उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती है वहां पर बनता है प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं I डैश। क्या बोलते हैं? I डैश। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को दिखाते हैं समरूप, क्योंकि समरूप भाई ये समरूप है, दिखाने की क्या जरूरत है? ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये शीर्षा मुकोण समरूप हो गए। यहां लिखेंगे त्रिभुज O डैश और C, तथा दूसरा त्रिभुज आपके सामने I डैश C, I डैश C क्या है? तो आप कहेंगे समरूप है। क्या है? समरूप। और समरूपता का नियम क्या होता है? इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। मतलब हम ये चीज कह सकते हैं O डैश बटे में I डैश, इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की भुजा, इस त्रिभुज की भुजा OC ले लेंगे तो इस त्रिभुज की भुजा कौन सी हो जाएगी? IC। समीकरण 1। तथा इसी प्रकार हम क्या करेंगे? यहां से लंब एक खींच लेंगे, इसको नाम दे सकते हैं AM, और M पॉइंट जो होता है वो इस पोल के बहुत समीप होता है। FM जो दूरी होगी वो लगभग M को हम P पर मान करके सारी दूरियां लेते हैं। इसी प्रकार अब जो ये त्रिभुज यहां पर बनेगा ये वाला, और जो ये त्रिभुज बनेगा, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाए। समरूप है यही, दिखाने की क्या जरूरत? तो समरूपता का नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका AM, और बटे में इस त्रिभुज की कौन सी भुजा ले लेंगे? I डैश बराबर इस त्रिभुज की भुजा हो जाएगी FM, तो इस त्रिभुज की कौन सी भुजा हो जाएगी? IF। अब आपको यहां पर बता दें जो AM है वो O डैश के बराबर है। ठीक है, ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये रेखा समांतर है। और अगर यहां पर बात करें FM, तो FM हो जाएगा PF के बराबर, क्योंकि MP के बहुत समीप है। तो ये आपका हो जाएगा AM के स्थान पर O डैश लिख सकते हैं, बटे में कितना हो जाएगा? I डैश बराबर ही आपका हो जाएगा FM, बटे में कितना हो जाएगा आपका? FM के स्थान पर आपका लिख सकते हैं PF। कितना लिख सकते हैं भाई? PF, और बटे में कितना हो जाएगा? IF। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2,
और समीकरण 1 व 2 से अगर ध्यान से देखा जाए, समीकरण 1 व 2 से डेरिवेशन सब बहुत आसान है, अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार तो आपको बहुत आसान लगेंगे। समीकरण 1 2 से इसका एलएचएस पक्ष इसका एलएचएस पक्ष बराबर, तो आरएचएस हो जाएगा बराबर, मतलब हम लिख सकते हैं ओसी बटे में हम लिख सकते हैं आईसी बराबर में लिख सकते हैं पीएफ बटे में हम लिख सकते हैं आईएफ। लिख सकते हैं ऐसा? हाँ लिख सकते हैं। ओसी, अगर ओसी की दूरी हमको चाहिए तो ओपी से हमको पीसी घटाना पड़ेगा, ओपी माइनस पीसी लिख सकते हैं इसको। आईसी, आई से सी तक की दूरी चाहिए तो पीसी से पीआई को घटाना पड़ेगा, पीसी माइनस पीआई बराबर पीएफ, पी से लेकर एफ तक की दूरी तो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव तुमने पहले से ही अब लिख दिया। आईएफ, आईएफ दूरी चाहिए तो हमको पीआई से घटाना पड़ेगा पीएफ। आप केवल वैल्यू घटा दीजिए बस। चलिए इसमें रखिए आंसर, मतलब मान रखिए। ओपी की बात करें, ओ से लेकर के पी तक की जो दूरी हो जाएगी वो वस्तु की दूरी माइनस यू, माइनस पीसी, पी से लेकर के सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या आर होती है माइनस आर बटे में पीसी, पीसी की दूरी माइनस आर, पी आई, पी से लेकर के आई प्रतिबिंब की स्थिति को वी से लिखते हैं, सामने की दूरी इसलिए माइनस एफ आपका, पी आई, पी से लेकर के आई तक की दूरी माइनस वी माइनस पी एफ, मतलब ये आपका हो जाएगा माइनस एफ। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, बस ये हो गया। देखिए ये हो जाएगा माइनस यू और प्लस का आर, माइनस माइनस का गुणा प्लस और माइनस आर और माइनस माइनस का गुणा प्लस, ये कितना हो जाएगा वी बराबर। समझ में आ रही बात? ये हो जाएगा माइनस का एफ और बटे में आपका हो जाएगा माइनस वी और प्लस का एफ। देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस। अब ध्यान से समझिएगा, आर बराबर 2f, जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। आर बराबर किसके होता है? 2f के, क्योंकि हमको जो आंसर लाना वो एफ वी और यू के पदों में लाना, तो आर का कोई मतलब नहीं। तो माइनस यू प्लस ये हो जाएगा 2f बटे में हो जाएगा माइनस 2f प्लस वी बराबर माइनस एफ बटे में माइनस वी और प्लस का एफ। अब गुणा कर लो, बस इतना काम है। v और u का गुणा हो जाएगा uv, प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा v का गुणा इससे हो जाएगा माइनस 2fv हो जाएगा, f का गुणा u से हो जाएगा माइनस uf हो जाएगा, f का गुणा 2f से हो जाएगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा बराबर। बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। माइनस f का गुणा इससे हो जाएगा तो प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा, f का गुणा v से हो जाएगा माइनस का vf हो जाएगा। समझ में आ गया बात? अब देखिए 2f स्क्वायर दोनों पक्षों में प्लस सेम चिन्ह की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा uv माइनस और कितना हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा uf, इधर रोक लीजिए, इसको उधर लेकर जाइए तो इधर माइनस का vf है और ये उधर जाएगा प्लस का 2vf लिखिए या fv लिखिए, बात एक है, ठीक है। uv माइनस का uf बराबर 2vf से एक vf जाएगा तो vf बचेगा, दोनों पक्षों में uvf से कर दीजिए भाग, जिससे उस रूप का बन जाए। जब भाग करेंगे तो uv से uv कैंसिल, 1 बटे f बचा। जब यहां भाग करेंगे u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, तो ये बचा माइनस 1 बटे v। इधर आपका v और f कैंसिल होगा तो ये बचेगा 1 बटे u, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे f बराबर 1 बटे u, उधर लेकर जाएंगे 1 बटे v। यही दर्पण सूत्र है। क्या है? दर्पण सूत्र है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं। तो बताइए आज की ये क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी? 3-3 नंबर वाले मैंने टोटल 11 प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कराए पूरी किताब के। हमें उम्मीद है कि क्लास आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।